स्वागत है आपका डिस्कवर द डिस्कवरी में। हर हफ्ते एक सवाल और जवाब तलाशने की उम्मीद और कोशिश में। प्राइम टीवी, दुनिया और दुनिया जहां की ओर चलते हैं। आज का युद्ध जमीन, पानी, पहाड़, जंगल या आकाश में नहीं लड़े जाते हैं। जी हाँ, पुरानी युद्ध नीति आज के वक्त के हिसाब से पूरी तरह बदल चुकी है। जब भी दो बड़े देश आपस में मिलते हैं तो किसी तीसरे बड़े देश में कोई ना कोई बड़ी घटना जरूर होती है। इस मॉडर्न दुनिया में माना कि अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया या इंडिया सब परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। लेकिन आज की दुनिया में जंग का नया मैदान है, साइबर स्पेस। यही वजह है कि आज दुनिया के सभी देश अपने साइबर ताकत को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं और इसी कोशिश का हिस्सा है साइबर आर्मी। कोई भी देश ना ही कहता है और ना ही मानता है कि कोई साइबर आर्मी या हैकिंग आर्मी बना रहा है, लेकिन ये सच है कि दुनिया के कई देश कई सालों से इस साइबर आर्मी या हैकिंग आर्मी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। डिस्कवर द डिस्कवरी में हम जानेंगे हैकर्स की बेहद खतरनाक और रहस्यमयी दुनिया को और कोशिश करेंगे हमारा फोकस रहे ईरान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया पर। भाग 1, रूस हैकर्स या हीरो। 1990 के दशक में रूसी पुलिस साइबर क्राइम से बिल्कुल अनजान थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में कई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस बेरोजगार हो गए। रोजी रोटी के लिए पैसे कमाने के खातिर उन्होंने इंटरनेट को खंगाला और वहां से वो मिला जिसकी कल्पना फिलहाल अभी तक कोई नहीं किया था। उस समय साइबर सिक्योरिटी को लेकर ना तो किसी के पास समझ थी और ना ही कोई इस विषय पर किसी का ध्यान था। रूस के कुछ गोपनीय पत्रकारों का मानना है कि हैकिंग का साम्राज्य रूस के काबिल और हुनरमंद बेरोजगार इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स और मैथमेटिशियंस ने खड़ा किया है, जो बैंकों, वित्तीय संस्थानों और विदेशी सरकारों की साइटों को निशाना बना के नुकसान पहुंचाते, जिस पर ये खुद को किसी हीरो से कम नहीं समझते थे। उसी दौर में रूस में एक हैकर्स नाम की पत्रिका भी छपती, जिसमें हैकर्स अपनी कामयाबियों की कहानियां सुनाया करते थे। हैकर्स उस दौर की अपने में एक अनोखी और पहली पत्रिका थी। रशियन हैकिंग कल्चर पर इसका बड़ा असर था। उस जमाने के नामी गिरामी साइबर हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स किसी न किसी रूप में उस पत्रिका से जुड़े हुए थे। रूस की खुफिया एजेंसी को FSB को इस पत्रिका के बारे में मालूम था, पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि सरकार इन हैकर्स की करतूतों के बारे में सब कुछ जानती थी और सरकार बजाय इनसे नाराज होने के इन हैकरों का फायदा उठाना और यहाँ तक कि उनका साथ लेना चाहती थी। रूसी पत्रकारों का मानना है कि FSB के चीफ निजी तौर पर रूस के कई बड़े हैकरों को जानते थे। पत्रकारों का ये भी दावा है कि रूसी सरकार के इशारे पर सन 2007 में रूसी हैकरों ने पड़ोसी देश एस्टोनिया पर साइबर हमला कर उस देश की सैकड़ों वेबसाइट को हैक किया था, जिसमें एस्टोनिया की पार्लियामेंट, बैंक्स, मिनिस्ट्रीज, न्यूज़पेपर और टीवी ब्रॉडकास्टर्स शामिल थे, जिनकी वेबसाइटों को हैक किया गया था। इसका जिक्र विकिपीडिया में भी मौजूद है। इसके ठीक एक साल बाद यानी 2008 में पड़ोसी मुल्क जॉर्जिया पर भी रूस द्वारा साइबर अटैक कराया गया था। इस बार रूस ने फ्रीलांस हैकरों को ना हायर कर खुद के सरकारी हैकरों से इस घटना को अंजाम दिया था, जो दरअसल रूस की खुफिया एजेंसी के ही अधिकारी थे। रूस ने सोचा कि बाहर के हैकरों पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, बेहतर यही होगा
कि रूस अपनी खुद की एक साइबर आर्मी तैयार करे। इसलिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को हैकिंग का हुनर सिखाया गया, जिससे कि वो देश के लिए काम करे। आज 21वीं शताब्दी में इस बात का अंदाजा लगाना गलत नहीं है कि आज रूस के पास एक ताकतवर साइबर आर्मी या कहा जाए हैकरों की एक फौज तैयार बैठी है, जो आज के वक्त के हिसाब से साइबर वॉर करना बखूबी जानती है। बीते वक्त में अमेरिकी चुनाव में रशिया द्वारा हैकिंग के आरोप लगते रहे हैं। व्हाइट हाउस, नाटो और कुछ पश्चिमी देशों की मीडिया भी रूसी हैकरों के निशाने पर रही है। रूसी साइबर हमलों में एक खास ग्रुप का नाम अक्सर सामने आता है, फैंसी बियर। और ये भी मुमकिन है कि इस फैंसी बियर को रूस के ही सीक्रेट सर्विस एजेंसी के एजेंट्स भी ऑपरेट करते हैं। और रूस के इस फैंसी बियर ग्रुप का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि साइबर स्पेस में हैकिंग के हम बेताज बादशाह हैं। आपको याद होगा 90 के दशक में हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स ने साइबर हैकिंग से जान पहचान कराया था। उसी से प्रभावित होकर रूसी हैकर्स के हैकिंग की बुनियाद रखी थी, जो आज खूब फल फूल रहा है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि हैकिंग की दुनिया में रूस अकेला नहीं है। भाग 2, हैकर्स की खान ईरान। सुबह के 7 बज रहे थे जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शायद मैं भी हैकिंग का शिकार हो गई हूँ, और मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया जो कि हैकिंग सिक्योरिटी का जानकार है। और फिर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ईरान हैकिंग की दुनिया का एक पुराना खिलाड़ी है। ईरान भी 90 के दशक से इंटरनेट आने के साथ ही अपने लोगों को साइबर हैकिंग के हमले के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। ईरान ने इस बात को जल्दी ही समझ लिया था कि आगामी भविष्य में सूचनाओं के आदान प्रदान में इंटरनेट का एक बड़ा योगदान रहेगा, और ये बात सच भी निकली। आज पूरी दुनिया इंटरनेट पर ही चल रही है और सारी सूचनाओं का आदान प्रदान आज इंटरनेट पर ही चल रहा है। आज के इंटरनेट के दौर में जहां सोशल मीडिया एक खास भूमिका में अपनी जगह बना लिया है, और ये जगह केवल मुमकिन हुई तो इंटरनेट की वजह से, जो कि आज साइबर स्पेस के नाम से जाना जाता है। 2009 में जब ईरान में ग्रीन मूवमेंट हुआ, ईरानी सरकार के बल प्रयोग के साथ साथ हैकर्स की भी मदद ली गई। ग्रीन मूवमेंट में शामिल प्रदर्शनकारियों के ईमेल्स और सोशल मीडिया के अकाउंट्स को हैक करके उन्हें डराया और धमकाया गया और जेल में बंद कर दिया गया। और इससे ईरान ने ये भी दिखाया कि इंटरनेट को सरकार एक हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकती है। ईरान में ये लड़ाई आज भी जारी है। ईरान ने जब अपनी साइबर स्पेस में ताकत दिखानी शुरू की, तब ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट को निशाना बनाया। इस ताकत प्रदर्शन को दिखाकर वो खुद को ईरान की साइबर आर्मी कहने लगे। एक से बढ़कर एक इंजीनियर और साइंटिस्ट मिलकर ईरान की शिक्षा प्रणाली तैयार करते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर यूरोप और यूएस चले जाते हैं, और जो ईरान में रह जाते हैं उनको ईरान के साइबर आर्मी का हिस्सा बना लिया जाता है। वो या तो ईरान के रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ जुड़ जाते हैं या फ्रीलांस होकर ईरान के हैकिंग प्रोग्राम में साथ देते हैं। ईरान की साइबर आर्मी आज तीसरे पायदान पर है, ऐसा माना जा सकता है। साइबर पावर में पहले पायदान में अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन को कहा जा सकता है। इनके बाद यूरोपियन देशों का नाम आता है। दो धारी तलवार की तरह ईरान इस साइबर आर्मी को इस्तेमाल करता है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान अपने हैकरों से ईरान पर हमला करते हैं और ईरान पलटवार, और इस लड़ाई ने ईरान को बहुत कुछ सीख लिया है। उदाहरण के लिए साल 2012 में ईरान की एक रिफाइनरी से उसके मेन डाटा सर्वर से सभी डाटा डिलीट कर दिया गया था।
और बदले में कुछ महीनों बाद ईरान ने सऊदी अरेबिया साइबर अटैक पर लगभग 1000 कंप्यूटरों का डाटा डिलीट कर दिया। इस साइबर अटैक में जो वायरस इस्तेमाल किया गया था उसका नाम शमून था, जिसका अर्थ अरेबिक भाषा में चांद की रोशनी होता है। इस प्रकार के साइबर अटैक होते रहते हैं, कभी ये सामने आ जाते हैं और कभी। भाग 3 उत्तर कोरिया पेपर कीबोर्ड। चीन, अमेरिका और रूस के बारे में हम जितना जानते हैं उसकी अपेक्षा उत्तर कोरिया के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। लेकिन एक बात जो पक्के तौर से जानते हैं वो ये है कि उत्तर कोरिया में साइबर अटैक और ऑपरेशन के पीछे उसकी खुफिया एजेंसी RGB का हाथ है। उत्तर कोरिया ने 1990 के दशक में जो काम करने का सिस्टम बनाया था वो आज भी लागू है। इस सिस्टम के तहत 13-14 साल के स्कूली बच्चों में मैथ और इंजीनियर का हुनर देखा जाता है और फिर इसके बाद तैयारी शुरू। जिन बच्चों में मैथ और इंजीनियर की रुचि पाई जाती है उन बच्चों को एक खास स्कूल में भर्ती कराया जाता है, जहां उनके इस खास हुनर को और निखारा जाता है। इसके बाद ये बच्चे एक खास यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, जहां से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनके निकलते हैं या उत्तर कोरिया के साइबर आर्मी में शामिल हो जाते हैं। शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, तब बच्चों को पेपर पर कंप्यूटर कीबोर्ड बनाकर अभ्यास कराया जाता था और बाद में असली कीबोर्ड पर। उत्तर कोरिया के सबसे होनहार स्टूडेंटों को आगे की पढ़ाई के लिए चीन या यूरोपीय देशों में भेजा जाता है ताकि उनको इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी की एडवांस जानकारी मिल सके। इनमें से कुछ छात्र वहीं रुक जाते हैं और अपने देश के लिए साइबर हैकिंग जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसा करके वो अपने देश को पैसा भी भेजते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन साइबर अटैकर्स को उत्तर कोरिया में वॉरियर की तरह देखा जाता है। उनकी समाज में एक अलग ही इमेज होती है और इनकी संख्या कितनी है ये जानना नामुमकिन है, पर एक अनुमान के मुताबिक उनकी संख्या 2 से 3 हजार के आसपास हो सकती है। इस तरह उत्तर कोरिया साइबर स्पेस की इस जंग में अपनी मौजूदगी दर्ज करता है। इस प्रकार उत्तर कोरिया अपने ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों की भरपाई हैकिंग के जरिए करता है। न्यूक्लियर ऑपरेशन और हैकिंग के जरिए इस दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो इस साइबर स्पेस में है और कोई भी उसे किसी भी तरह से कम ना समझे। उत्तर कोरिया के कुछ खतरनाक हैकरों ने दुनिया के कई बैंकों को नुकसान पहुंचाया है। भाग 4 क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मुद्रा। कोई भी अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है और मुझे यही काम आता है कि उन छोड़े हुए निशानों को कैसे खोजा जाए और उन निशानों के सहारे कैसे अपराधियों तक पहुंचा जाए। ज्यादातर साइबर हैकिंग के पीछे IT प्रोफेशनल होते हैं। इनकी 3 से 4 लोगों की टीम होती है। ये एक मिशन की तरह ये टीम काम करती है। जैसे मिलिट्री के जवान एक मिशन पर एक दूसरे का साथ देकर और लेकर मिशन पूरा करते हैं, ठीक वैसे ही एक टारगेट खोजता है और दूसरा सेंध लगाता है, तीसरा टारगेट के अकाउंट साफ करता है। हैकर्स प्रोफेशनल किसी एक जगह ना होकर पूरी दुनिया में अलग अलग देशों पर रहकर हैकिंग ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। एक दूसरे को निकनाम से जानते हैं और ये आपस में संपर्क के लिए टेलीग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। टेलीग्राम एक क्रिएटिव इंटरैक्टिव सोशल मैसेजिंग ऐप है जिसके जरिए ये अपनी फाइलों और डाटा का आदान प्रदान करते हैं। टेलीग्राम ऐप हैकर्स और साइबर अपराधियों के बीच में खासा लोकप्रिय ऐप है। ये हैकर्स एक दूसरे को जानकारियां लेने और देने दोनों ही तरीकों से पैसे कमाते हैं।
प्रोग्राम डाटा या सरकारी गुप्त सूचनाएं या पब्लिक डाटा, इन सूचनाओं का भी वो लेन देन करके अच्छी खासी रकम कमाते हैं। साइबर क्राइम अब पूरी तरह से आज एक अच्छा खासा कारोबार बन गया है। जैसा ही हर बिजनेस में होता है, धंधे को बढ़ाने के नए नए तरीके खोजे जाते हैं। हैकर्स भी अपनी दुनिया में नए नए तरीके खोजते हैं और अपनाते हैं। आज जो ट्रेंड्स में है, क्रिप्टो करेंसी। हैकर्स अपनी लेन देन में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की वर्चुअल मनी है। साइबर दुनिया के अपराधी इन दिनों बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी का निशाना बना रहे हैं। वर्चुअल करेंसी को कैश में एक्सचेंज किया जा सकता है। साइबर हैकर जब किसी के फोन या कंप्यूटर पर अटैक करके हैक करते हैं तो हमें इसकी जरा भी भनक नहीं लगती। बस हमारा फोन या लैपटॉप गर्म होने लगता है। इसकी वजह से बिजली की खपत भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए आइसलैंड में यही होता है। वहाँ क्रिप्टो माइनिंग में यानी कि ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग में जरूरत से ज्यादा बिजली की खपत होती है। हालांकि आइसलैंड में भी ये काम डेवलपर्स करते हैं और उनका काम लीगल होता है। हमारी आम जिंदगी में ये सुनने को नहीं मिलता कि चोर के घर में चोरी हो गई, लेकिन साइबर वर्ल्ड में ऐसा होता है। एक देश के हैकर्स दूसरे देश के हैकर्स को निशाना बना के उनकी जानकारियां चुरा लेते हैं। अपनी गोपनीय जानकारियों को बचाने के लिए दुनिया के तमाम देश साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को रक्षा पांति में सबसे आगे रखते हैं। जैसे किराए के सैनिकों से युद्ध नहीं जीते जा सकते, ठीक वैसे ही फ्रीलांस के हैकर्सों के साथ कोई देश आज साइबर स्पेस में साइबर अटैक से नहीं लड़ सकता। बस यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर साइबर एक्सपर्ट्स को अपनी आर्मी का हिस्सा बना रहे हैं। जिस देश की साइबर आर्मी जितनी दमदार होगी, इस मैदाने जंग में जीत उसी की होगी। मैं प्राइम टीवी हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की उम्मीद और कोशिश में डिस्कवर द डिस्कवरी में